थर्मोडायनेमिक्स की कहानी स्टार्ट होती है इसके नाम से ही। इसके नाम में ही दो शब्द छुपे हुए हैं, थर्म और दूसरा है डायनेमिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर या फिर फोर्स, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ अभी जो भी थर्मोडायनेमिक्स है हमारा, उसमें हम इन दोनों चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे, हीट और पावर के बारे में। हीट को हम पावर में कन्वर्ट कर रहे होंगे या फिर पावर से हम हीट जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन की स्टडी को ही थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ने से पहले इनका थोड़ा सा समझ लेते हैं। पावर हम सबको ही पता है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब हम कितनी गति से कार्य कर सकते हैं कोई भी वर्क, उसको हम पावर कहते हैं। दूसरा है हीट। हीट किसे कहते हैं? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक तरह की एनर्जी है। तो एनर्जी, तो हीट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी के बारे में जब से हमने इसका नाम सुना है तब से हमारे दिमाग में दो डेफिनेशन इसकी रटी हुई हैं। सबसे पहला है द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं। और जो दूसरी डेफिनेशन है वो है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ही किया जा सकता है। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो बेसिकली जब भी हमें एनर्जी से वर्क हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जिस फॉर्म में एनर्जी हो उस फॉर्म में पॉसिबल हो कि हम उससे डायरेक्टली वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब उस एनर्जी से वर्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली हमें एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है। विदाउट अ सिस्टम देयर इज़ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, यानी कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है तो एनर्जी को हम प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वर्क में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा फ्यूल होता है, पेट्रोल, डीजल या फिर केरोसिन, जितने भी टाइप का फ्यूल होता है, अगर उस फ्यूल में जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। अब उस केमिकल एनर्जी से हमें अगर वर्क प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम क्या होता है? कार, बाइक्स या फिर ट्रेन्स या जो भी किसी भी टाइप की मशीन्स होती हैं, ये जो सारी की सारी मशीन्स होती हैं वो सारी की सारी हमें वर्क आउटपुट दे प्रोवाइड करती हैं। अब जो फ्यूल होता है उस फ्यूल में होती है केमिकल एनर्जी। अब उस केमिकल एनर्जी को जब हम जलाते हैं, यानी कि जब फ्यूल को हम बर्न करते हैं, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और उसी हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं हम वर्क आउटपुट में। कैसे करते हैं? जैसे कि सबसे पहले जो पेट्रोल या डीजल है उसको हम कार या बाइक में डालते हैं। ठीक है, बाइक में डाला हमने पेट्रोल, अब वो पेट्रोल जाएगा कंबशन इंजन में। अब वो कंबशन इंजन में पिस्टन और सिलेंडर में क्या होता है, स्प्रे की फॉर्म में जाता है। तो जो केमिकल एनर्जी फ्यूल की थी, जैसे ही उसमें एक स्पार्क होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली हीट एनर्जी में, वो जैसे ही बर्न होता है। तो अब जो हीट एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है प्रेशर एनर्जी में। कैसे होती है? हमें एक फॉर्मूला पता है, पी वी इज इक्वल टू होता है MRT। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है उसमें वॉल्यूम इनिशियली कांस्टेंट होता है। वो पिस्टन वॉल्यूम होता है, बट जब हम स्पार्क देते हैं उसमें इनिशियली कांस्टेंट होता है। तो जब टेम्परेचर हमें हमारा जो जब फ्यूल बर्न होता है तो उसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी गिव्स राइज टू द टेम्परेचर, यानी कि हीट एनर्जी के कारण टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जो टेम्परेचर हीट एनर्जी कन्वर्ट कहाँ होती है? प्रेशर एनर्जी में। तो जो वो प्रेशर जब बढ़ता है तो वो ट्रांसलेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांसलेशनल जो मोशन होता है वो क्रैंक की मदद से हम उसको रोटेशनल एनर्जी में ट्रांसफर कर लेते हैं, रोटेशनल वर्क आउटपुट में ले लेते हैं, और फिर उससे हमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है और हमारी कार या बाइक चलने लगती है। तो ये प्रोसेस होती है एक एनर्जी को वर्क आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास कितना भी पेट्रोल या डीजल हो, अगर आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, आपके पास कार, बाइक या मशीन्स नहीं है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ आप उसको जला के और सिर्फ उससे हीट एनर्जी ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉपर वर्क आउटपुट नहीं ले सकता है। ठीक है, जैसे कि मेरी बॉडी है, ये भी एक सिस्टम है। ये सिस्टम में किस टाइप की एनर्जी जाती है? इसमें न्यूट्रिशनल एनर्जी जाती है, यानी कि मैं अपनी एनर्जी जो मैं वर्क आउटपुट कर रहा हूँ, मैं दौड़ता हूँ या लिख रहा हूँ, जो भी टाइप का वर्क करता हूँ, वो वर्क करने के लिए मुझे एक खास तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो मुझे मिलती है फूड से। वो फूड की न्यूट्रिशनल एनर्जी कन्वर्ट होती है मसल एनर्जी में। वो जो मसल एनर्जी है उससे मैं पूरा का पूरा वर्क करता हूँ।
तो वर्क एनर्जी को हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस कन्वर्ट करने की प्रोसेस में जो हमारा, अगर हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है तो उस सिस्टम की मदद से हम वर्क आउटपुट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डैम है और डैम से ये वाटर गिर रहा है, किसी एक एच हाइट पे है ये डैम, ठीक है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है। तो इस एच हाइट पे वाटर के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब वही पोटेंशियल एनर्जी जब ये नीचे गिरता है पानी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और उसी तरह से ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से हमें कोई वर्क आउटपुट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ एक रिवर का फ्लो हो रहा है, यहाँ से डैम से पानी गिर रहा है और जा रहा है, यहाँ पे ना ही कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ना ही कोई एनर्जी प्रॉपरली हमें कहीं से मिल रही है। अब इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे एक टरबाइन फिट कर देता हूँ, उसमें कुछ इस तरह की ये ब्लेड्स हैं टरबाइन में। तो ये जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, जैसे ही पानी यहाँ पे इस एच हाइट पे गिरेगा तो इस टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं उसको घुमाएगा। अब इस टरबाइन को मैं कनेक्ट कर दूँ अगर जनरेटर से, तो उससे मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगेगी। तो यहाँ पे मुझे जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो मैंने जनरेट या प्रोड्यूस नहीं किया फ्रॉम नथिंग, उसको मैंने सिर्फ कन्वर्ट किया है दूसरी एनर्जी को, यानी कि जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी थी उसी को मैंने कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एनर्जी के बारे में कि एनर्जी को सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अब एनर्जी से हमें वर्क आउटपुट लेने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, ये भी हमने देख चुके हैं। तो अब बात करेंगे हम सिस्टम की। सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम क्या होता है? बेसिकली सिस्टम कैन बी एनीथिंग, इट इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर। सिस्टम कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, मैं हूँ, मैं भी एक सिस्टम हूँ। अगर एक चाय का कप है वो भी एक सिस्टम है। एक सिस्टम को अगर मैं प्रॉपर एक डेफिनेशन कहूँ तो सिस्टम इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, जिसपे कि हम ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। सिस्टम, मैं भी एक सिस्टम हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कप ऑफ टी है तो मैं उसमें, मान लेते हैं कि ये मेरा कप है, इसमें टी भरी हुई है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें मैं सिस्टम, या तो ये जो मेरी टी है, चाय है इसमें अंदर, मैं इसको भी सिस्टम मान सकता हूँ, और मेरा ये जो पूरा का पूरा कप है, कप और इसके अंदर जो टी है, उन दोनों को भी सिस्टम मान सकता हूँ। सिस्टम बेसिकली मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं कितनी एरिया को या फिर कितने वॉल्यूम को सिस्टम मानना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक कुकर है, उसमें मैंने क्या अगर दाल पकने के लिए रखी हुई है तो मैं केवल दाल को भी सिस्टम मान सकता हूँ, या फिर कुकर और फिर जो दाल है उन दोनों को भी सिस्टम मान सकता हूँ। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं सिस्टम किसको मान रहा हूँ। अब सिस्टम के बाद दूसरी बात आती है सराउंडिंग की। तो सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो सब सराउंडिंग है। जैसे कि मैंने अगर अपने आप को सिस्टम मान लिया है तो इस रूम में जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं वो सारी की सारी सराउंडिंग में काउंट होंगी। वो चाहे कुछ भी चीज़ हो, मेरे अलावा जो भी चीज़ है वो सराउंडिंग में काउंट होगी। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ें सेपरेट करती है, जो भी लेयर सेपरेट करती है, उसको कहते हैं हम बाउंड्री। जैसे अगर मैंने, ये मेरा चाय का कप है, इसमें मैंने अगर मेरी जो अंदर की, इसके अंदर जो चाय रखी हुई है उसको अगर मैंने सिस्टम माना है, ये मेरा सिस्टम है, तो इसके अलावा जो भी चीज़ होगी वो सराउंडिंग हो जाएगी। यानी कि ये जो कप है वो कप सराउंडिंग हो जाएगा, सराउंडिंग में ही आएगा। और बाउंड्री क्या होगी? सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ सेपरेट करती है उसको कहते हैं बाउंड्री। यानी कि इस जो कप है, कप के अंदर की जो सरफेस है, इंटरनल सरफेस ऑफ दिस कप इज द बाउंड्री। बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजनरी, इमेजनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। कैसे? जैसे कि अगर मैं खुद को सिस्टम मानता हूँ तो सराउंडिंग ये रूम हो गया, तो मुझ में और इस रूम को जो चीज़ सेपरेट कर रही है, जो लेयर, वो क्या है? ये मेरी स्किन है, स्किन कर रही है। तो स्किन ये रियल भी मान सकता हूँ और मैं एक इमेजनरी भी एक सरफेस मान सकता हूँ जो मुझे और इस रूम को सेपरेट कर रही है। तो बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजनरी। यहाँ पे डिफाइन हो गया। बाउंड्री किस चीज़ से डिफाइन होगी? सिस्टम से। हम किस चीज़ को सिस्टम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बाउंड्री डिसाइड होगी। अब अगर ये मेरा कप है, ये चाय का, अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा ये चाय जो अंदर है ये और प्लस दिस कप, इन दोनों को मिला के अगर मैं सिस्टम कंसीडर करूँ इन दोनों को, तो जो मेरी सरफेस होगी या फिर जो मेरी बाउंड्री होगी वो अब कौन सी हो जाएगी? द आउटर सरफेस ऑफ दिस कप। तो
तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बाउंड्री किसे कहते हैं। अगर मैं सिर्फ चाय को सिस्टम मानता हूं मेरा, कि जिसके ऊपर मैं, सिस्टम किसे कहते हैं जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ सिर्फ चाय के ऊपर, तो मैंने कहा कि मेरा सिस्टम सिर्फ चाय के अलावा सब कुछ सराउंडिंग है। अब जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रही है वो इनर वॉल कर रही है इस कप की, तो मेरी जो बाउंड्री क्या हो जाएगी, इंटरनल सरफेस ऑफ दिस कप। ठीक है। अब दूसरा केस मैंने लिया कि नहीं, मुझे कप और ये जो मेरी चाय है इन दोनों के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। अब मैं अगर दोनों के ऊपर कर रहा हूँ तो इसके कप के अलावा जो भी चीज़ होगी वो सराउंडिंग होगी। अब इस कप और सराउंडिंग को कौन सी सरफेस जो है वो सेपरेट कर रही है, तो वो आउटर सरफेस कर रही है। तो अब मेरी जो बाउंड्री हो जाएगी वो आउटर सरफेस ऑफ दिस कप हो जाएगी। तो हमने पता चल गया कि सिस्टम किसे कहते हैं, सराउंडिंग किसे कहते हैं और बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। सिस्टम बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड और तीसरा होता है आइसोलेटेड। इनके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इनका मतलब क्या होता है। इमेजिन, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इन तीनों चीज़ों के, इन तीनों सिस्टम्स के बारे में। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक कुकर है। अब ये कुकर का मुझे बनाना नहीं आ रहा, ठीक है, इस तरह का कुकर है। ये आपके प्रॉपरली एक गैस पे रखा हुआ है, यहाँ पे बर्न हो रहा है और इसमें वाटर है और इसमें कुछ दाल पकने के लिए आपने रखी हुई है। ठीक है। अब क्या होता है, ये इस पे फ्लेम से ये बर्न हो रहा है। अब ये इस कुकर में आपने ढक्कन नहीं लगा रखा है अभी इस टाइम पे, तो इस टाइम पे क्या होगा कि ये जो कुकर में जैसे ही इसमें क्या होगा कि जैसे ही इसमें जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी अंदर की तरफ ट्रांसफ़र होगी, हीट इसमें ट्रांसफ़र होगी अंदर, और ट्रांसफ़र होने से वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा कि यहाँ से वाटर, अगर मैंने ढक्कन नहीं लगाया है तो वाटर इसके बाहर ये इस तरह से वाटर वेपर्स ट्रांसफ़र होने लगेगा। और हीट जो है वो तो ट्रांसफ़र हो ही रही थी इसकी वॉल से, क्योंकि कुकर है, अगर कुकर गर्म होता है आपका तो उसके जो वॉल है कुकर की उससे तो हीट ट्रांसफ़र होती है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, और हीट भी, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है, और ऊपर से इसका जो मास है, जो वाटर वेपर्स हैं, वो भी उसके वेपर्स के फॉर्म में वाटर भी इसमें से आउट हो रहा है। तो यानी कि इस जो सिस्टम है मेरा ये वाला, अगर मैंने सिस्टम इसको मान रखा है, कुकर, दाल और इस पानी, तीनों को मैंने सिस्टम माना है, तो इस सिस्टम से मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसको कहेंगे हम ओपन सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम मास एंड एनर्जी दोनों ही ट्रांसफ़र हो रहे हों जिस भी सिस्टम से, उसे कहेंगे हम ओपन सिस्टम। अब इस कुकर में मैंने, मान लेते हैं कि ढक्कन लगा देता हूँ मैं इसी टाइम पे। अब ये ढक्कन लगा हुआ है अगर इस कुकर में, तो क्या होगा, इस ढक्कन के कारण एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगी ही, बट जो वेपर के फॉर्म में जो वाटर मेरा इसमें से आउट हो रहा था, सराउंडिंग के में जा रहा था, वो मेरा वेपर इसमें सराउंडिंग में जाना बंद हो जाएगा। अब ये जैसे ही सराउंडिंग में जाना बंद होगा तो ये सिस्टम कौन सा बन जाएगा, क्लोज सिस्टम बन जाएगा। क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो गई, यानी कि जो सिस्टम मास के इंटरेक्शन को तो नहीं होने दो, नो मास इंटरेक्शन, बट एनर्जी का इंटरेक्शन हो जिस सिस्टम में, एनर्जी का इंटरेक्शन हो जिस सिस्टम में, उसे कहेंगे हम क्लोज सिस्टम। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा कि इसमें से सीटी जैसे ही स्टार्ट होती है, इसमें बजती है, तो उस सीटी में से वाटर वेपर्स निकलने लगते हैं। तो जैसे ही सीटी ओपन होती है तो क्या हो जाता है, ये ओपन सिस्टम बन जाएगा, और सीटी जैसे ही बंद होती है तो ये क्लोज सिस्टम बन जाता है। तो अब ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, इन दोनों की डेफिनेशन आपको पता चल गई है। अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्मस में आपने चाय रखी होगी कभी, उसी सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, और कुछ नहीं है। अब जब आप थर्मस में चाय रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बहुत टाइम तक, मैं अगर इनफाइनाइट टाइम तक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक टाइम तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और टेम्परेचर चेंज नहीं होता है उसका, और उसमें से कोई मास भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें से मास एंड एनर्जी का इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ नहीं हो रहा हो, दोनों का ही, मास और एनर्जी दोनों का ही इंटरेक्शन ना हो सराउंडिंग के साथ, उसे कहते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तीनों सिस्टम हो गए हमारे ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन हमें प्रॉपर पता चल गई है। अब बात करते हैं हम सिस्टम को किस तरह से डिफाइन करें।
अगर मुझे कोई भी सिस्टम को, अब यहाँ पे हम जितनी भी बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में वो सारी की सारी सिस्टम के ऊपर करेंगे, तो सिस्टम को बेसिकली हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में जिनको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज हो, थर्मोडायनेमिक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज सिस्टम की होती हैं बेसिकली, और ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं यही डिफाइन करती हैं किसी सिस्टम को। अब ये किस तरह से डिफाइन करती हैं? आपके घर में एलपीजी सिलेंडर होगा, ये मान लेते हैं कि ये एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है। अब इस एलपीजी सिलेंडर ये कनेक्ट होता है हमारा रेगुलेटर से, ये हमारा रेगुलेटर मान लेते हैं, ये हमारा गैस स्टोव है, ये यहाँ पे रेगुलेटर है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे ये रेगुलेटर को आप ऑन करते हैं और इस पर हाथ लगाएं, लगा के देखें ऊपर, ऐसा करना मत, अगर हम करें तो हमें हाथ पे कुछ ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो पहली इसकी ऑब्जर्वेशनल प्रॉपर्टी है, अगर मैं जो मेरा एलपीजी है, इसके अंदर एलपीजी गैस है, इसको मैं सिस्टम मान लेता हूँ और मैं कहूँ कि इस एलपीजी गैस को थर्मोडायनेमिकली इसको डिफाइन करो, तो इसको डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, तो वो प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या मिली कि इसका जो टेम्परेचर है वो जो सराउंडिंग है उससे तो कम ही है, यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्या मिल गई हमें, टेम्परेचर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, जैसे ही हम रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो ये प्रेशर के साथ यहाँ से गैस बाहर निकलती है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है इस गैस का वो सराउंडिंग से तो ज़्यादा ही है, तभी ये सराउंडिंग में इतने प्रेशर के साथ बाहर आ रही है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रेशर हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकली, वो होगी कि जब खाली सिलेंडर होता है वो हम आसानी से उठा लेते हैं, भरा सिलेंडर उठने में पसीने आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इस गैस का कुछ मास भी है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई मास। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट ये जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं ये है मास, या फिर नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, तीसरी का हो सकती है वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इनके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं टेम्परेचर, ये जो इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। अब आपको पता चल गया है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता होती है। उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्सटेंसिव और दूसरी होती है इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिस्टम की जो कि सिस्टम के स्केल के ऊपर डिपेंड करती हैं या फिर मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी कि सिस्टम का स्केल, यानी कि उसका जो भी वॉल्यूम है या फिर जो भी उसका साइज़ अगर हम वो बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके ऊपर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्केल ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, कि सिस्टम को आप कितना भी बढ़ाइए कितना भी घटाइए या फिर उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिफाइन करें कि एक्सटेंसिव कौन सी होती है और इंटेंसिव कौन सी होती है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सबसे पहली होती है मास। सिस्टम, ये मेरा पेन है, अगर इस पेन को अगर मैं इसका साइज को बढ़ाऊंगा तो इसका मास भी बढ़ेगा, ये तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि किसी सिस्टम का अगर हम साइज स्केल को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो जो प्रॉपर्टी वो चेंज होगी, सबसे मास भी चेंज होगा उसका। दूसरी प्रॉपर्टी होगी उसका वॉल्यूम, यानी कि अगर आप कोई सिस्टम है, एक क्यूब है, क्यूब अगर आप छोटा रखो तो उसका वॉल्यूम कम होगा, क्यूब को बड़ा कर दो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि वो साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी उसकी वॉल्यूम। तीसरी प्रॉपर्टी होगी उसकी इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आएंगी। तो अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सिस्टम के स्केल के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं।
जैसे कि टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये पेन है, इसको अगर मैं रॉड की तरह माने हम, अगर इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और इस रॉड को मैं अगर 2 टुकड़ों में तोड़ दूँ इस तरह से, तो क्या इनका टेम्परेचर भी आधा आधा हो जाएगा? नहीं होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम ही रहेगा। यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिस्टम को अगर आप उनको दो में से तोड़ दो या फिर उसका स्केल कम या ज़्यादा करो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं प्रॉपर्टीज़, तो उसके कहते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टी में आता है टेम्परेचर, और ये जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं इनको अगर मैं मास से डिवाइड कर दूँ, पर यूनिट मास, ये सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास और एंथैल्पी पर यूनिट मास, ये सारी की सारी जो स्मॉल h और स्मॉल u, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ अब क्लियर हो जाएंगे दोनों प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं सिस्टम, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये शायद थर्मोडायनेमिक्स में इतने प्रॉपरली इसको नहीं समझाते होंगे, बट मुझे लगता है कि अगर आपको स्टेट ऑफ द सिस्टम और इसके ऊपर जितना भी मैं अगले 5 या 10 मिनट में बताने वाला हूँ वो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, तो थर्मोडायनेमिक्स आपको बहुत हद तक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इसके कॉन्सेप्ट। कोई भी सिस्टम है, अगर मुझे उसकी स्टेट डिफाइन करनी है तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी पड़ेंगी कि इसका प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, इंटरनल एनर्जी इतनी है। अब प्रॉपर्टीज़ तो n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हो सकती हैं किसी सिस्टम की, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी, बहुत सारी हैं। तो मुझे अगर किसी सिस्टम की एक स्टेट डिफाइन करना है तो उसके लिए मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ तो लिखूंगा नहीं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी जिनको मैं अगर लिख दूं तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ फिक्स्ड हो जाएं। तो किसी सिस्टम की एक स्टेट को फिक्स करने के लिए मिनिमम हमें कितनी प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी ये देखते हैं। वो उसके लिए एक फार्मूला है, गिब्स ने एक फार्मूला दिया था, गिब्स फेज रूल। वो था कि नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़, इसको मैं x से बोल देता हूँ, x विल बी इक्वल टू c माइनस 5 प्लस 2। यहाँ पे जो c है ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 5 यहाँ पे फेस है, यानी कि हमारा जो भी गैस है या फिर जो भी सिस्टम है वो कितने फेजेस में है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक गैस है, एक कंटेनर में गैस भरी हुई है, ये गैस इसी एक ही फेज में है, इसका फेज क्या है, गैस है, और इसमें मॉलिक्यूल भी क्या है, एक ही है, हाइड्रोजन, ये मान लेता है। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में पुट करूँ मैं, तो यहाँ पे C की जगह पे क्या रखूँगा मैं, 1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, 1 ही है इसमें, और इसमें जो फेज है वो फेज क्या है, वो भी एक ही है, -1 प्लस 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो x मेरा क्या है, 2। यानी कि जो मेरी प्रॉपर्टीज़ होंगी, अगर इस सिस्टम की मुझे स्टेट को फिक्स करना है, उसके लिए मुझे 2 प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अब वो 2 प्रॉपर्टीज़ मान लेते हैं कि वो हैं x और y। अब ये x और y कुछ भी हो सकती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कुछ भी हो सकती हैं। इसका मतलब है कि अगर मुझे x और y को डिफाइन कर दिया तो इस सिस्टम की जितनी भी बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी फिक्स हो जाएंगी। यानी कि बाकी की सारी प्रॉपर्टीज़ इन x और y पे डिपेंड कर रही होंगी। जैसे इंटरनल एनर्जी बोलूँ मैं, इंटरनल एनर्जी कुछ इस तरह से डिपेंड किया, x² प्लस y² 2। ये मैं जस्ट बता रहा हूँ, कुछ इस तरह का फॉर्मूला होगा। और एंथैल्पी भी कुछ xy/3, कुछ ऐसे इस तरह से बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो x y पे डिपेंड कर रही होंगी। तो x और y पता चल गया, यानी कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पता चल गया। तो मैं इस सिस्टम की अगर मुझे स्टेट बताना है कि ये किस स्टेट में है, तो मैं सिर्फ x और y लिख दूंगा। मैं इन बाकी की प्रॉपर्टीज़ को नहीं बताऊंगा कि इसमें इंटरनल एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ x और y बता दिया, यानी कि इस सिस्टम की बाकी प्रॉपर्टीज़ मैं ऑलरेडी निकाल सकता हूँ। तो ये पता चल गया कि किसी सिस्टम की हम स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि किसी सिस्टम की अगर हमें स्टेट को डिफाइन करनी है तो वो हम कब कर सकते हैं। जब भी अगर मैं सिस्टम की किसी स्टेट को डिफाइन करूंगा तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे हो सकती है, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम।
यानी कि जब भी मेरा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं इसको, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब भी मेरा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा तभी मैं उसकी स्टेट को डिफाइन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को अच्छे से समझने की कोशिश करना। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि व्हेन देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम तभी कहेंगे किसी सिस्टम का कि जब उसमें कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो। अब अगर सिस्टम और सराउंडिंग में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो उसे कहेंगे हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि इसके सिस्टम के अंदर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जितनी भी टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी। बट एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि हम थर्मोडायनेमिक्स में तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ के चेंज के ही बारे में बात करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे गया, प्रेशर पहले P1 था, फिर प्रेशर P2 हो गया, इनकी प्रेशर में चेंजेस हुए। फिर यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में उसके जो अंदर की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे शुड बी कांस्टेंट विद टाइम। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हम स्टेट ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि सिस्टम की जब हम स्टेट डिफाइन कर रहे हैं उस स्टेट में सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एलपीजी सिलेंडर की बात की थी, या आपके घर पे एलपीजी सिलेंडर है, जब इसका रेगुलेटर ऑफ होता है तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी थर्मल, जैसे कि इसका कुछ प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है। जब इसका रेगुलेटर बंद होता है यानी कि ये सिस्टम, ये मेरा सिस्टम है एलपीजी, ये सराउंडिंग के साथ अभी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है जब इसका रेगुलेटर ऑफ है। जब इसका रेगुलेटर ऑफ है तो ये सिस्टम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर इसका प्रेशर, टेम्परेचर ये चेंज होने लगा तो आपने अगर आपका गैस बंद करके रखा है फिर भी आपको पता चला कि आपका गैस खत्म हो गया, बट नहीं होना चाहिए ना। सिस्टम और सराउंडिंग जब इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। हाँ, जैसे ही आपने रेगुलेटर को ऑन किया तो सिस्टम और सराउंडिंग में इंटरेक्शन चालू हो जाएगा, यानी कि जो एलपीजी जो अंदर कुछ हाई प्रेशर पे थी वो सराउंडिंग में जाने लगेगी। सराउंडिंग में जैसे ही लीक होने लगेगी तो अंदर का जो प्रेशर है वो कम होने लगेगा। अब इसका जो प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक में प्रॉपर्टीज़ हैं, हाँ अब प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें चेंजेस आ सकते हैं, बट अगर सिस्टम एक रखा हुआ है जो इंटरेक्ट नहीं कर रहा सराउंडिंग से, उस स्टेट में इनकी प्रॉपर्टीज़ विद टाइम चेंज नहीं होनी चाहिए। और दे शुड ऑल्सो बी यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिस्टम में यहाँ पे प्रेशर अलग है, यहाँ पे प्रेशर अलग है। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब कुछ एक ही यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये हमारी स्टेट ऑफ द सिस्टम डिफाइन हो गई। और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर ली कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर हम स्टेट में डिफाइन कर रहे हैं किसी सिस्टम के, तो ये प्रॉपर्टीज शुड बी यूनिफॉर्म एंड शुड बी कांस्टेंट। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि व्हेन देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। मान लेते हैं कि एक रूम है, उस रूम का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने एक इंसान को इस रूम में अंदर बंद कर दिया, ठीक है, ये इंसान है, इसको आपने इसमें बंद कर दिया। अब इसका टेम्परेचर होगा कुछ 32 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं कि इस इंसान का टेम्परेचर है। तो अब इसमें जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेरा सिस्टम क्या है, अभी सिस्टम मेरा ये एक आदमी है, ये जो मैन है ये सिस्टम है मेरा। अब इस सिस्टम और सराउंडिंग में जो व्हेनेवर, एक और डेफिनेशन याद रखिए, व्हेनेवर देयर विल बी इम्बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टीज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग द प्रोसेस विल टेक प्लेस। यानी कि जब भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होंगी, उनमें जैसे इम्बैलेंस क्रिएट होगा प्रोसेस विल स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर इस मैन का अलग है, 32 है मान लेते हैं, और इसमें जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 0 डिग्री। तो क्या होगा, इस आदमी से हीट का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा सराउंडिंग में।
अब ये सराउंड में कब तक होगा, जब तक कि ये सिस्टम डेड स्टेट में नहीं पहुंच जाए, यानी कि ये जो मैन है इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री जब तक नहीं हो जाता तब तक हीट का फ्लो इस आदमी से सराउंडिंग में होता रहेगा। अब जैसे ही इस आदमी का मान लेते हैं कि 0 डिग्री पे पहुंच गया तो ये आदमी ऑब्वियसली बात है डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो अब ये इंसान जो है अब डेड स्टेट में पहुंच चुका है, ये डेड स्टेट में आ गया इंसान। इसका भी टेम्परेचर अब क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। अब सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हो गई हैं। इसका भी टेम्परेचर 0, इसका भी टेम्परेचर 0। अब नेचर क्या कहेगा, सराउंडिंग। अब ये जो हमारा मैन था यही सराउंडिंग बन चुका है, यानी कि यही नेचर बन गया है। अब नेचर को जब तक ये जिंदा था तब तक नेचर इससे खींच रहा था हीट एनर्जी, और जैसे ही ये मर गया ये इंसान ही नेचर बन गया है कि हम मरने के बाद खुद नेचर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। जब तक जिंदा है तब तक ही हम नेचर से अलग हैं, और जैसे ही मरते हैं तो हम खुद नेचर बन जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि अगर यहाँ पे एक और इंसान लेके आ जाता हूँ मैं, दूसरा इंसान, उसका भी टेम्परेचर सेम है। तो अब ये जो 0 डिग्री पे किसी टाइम पे ये जो सराउंडिंग को हीट दे रहा था, ये जिंदा था अब जब ये मर गया तो ये खुद सराउंडिंग बन गया। अब ये क्या करेगा, अब ये भी इस इंसान से हीट को ट्रांसफ़र करेगा, अपने अंदर की ओर खींचेगा, क्योंकि ये भी सराउंडिंग हो गया है। अब मानते हैं कि ये जो दूसरा इंसान था ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, ये क्या लाया अपने साथ, कुछ कपड़े लेके आया मोटे मोटे, जो कि हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहा है। तो इसने कुछ अपने आप को खुद को ऐसे कवर कर लिया मोटे कपड़ों से। तो अब ये जो बाउंड्री है ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड, ठीक है। तो अब ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो अभी भी टेम्परेचर डिफरेंस तो है, बट इनके बीच में जो बाउंड्री है वो बाउंड्री इस हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं होने दे रही है, यानी कि ये जो बाउंड्री है वो आइसोलेटेड बाउंड्री है। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम हो गया ये क्या हो गया, ये आइसोलेटेड सिस्टम बन गया है। अब सिस्टम के अभी भी जो प्रॉपर्टीज में इम्बैलेंस तो है सिस्टम और सराउंडिंग का, बट इसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री इन सिस्टम और सराउंडिंग को इंटरेक्शन नहीं होने दे रही है। तो अब ये सिस्टम किस में आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसकी सिर्फ 2 ही कंडीशन है, पहली या तो वो आइसोलेटेड हो या फिर दूसरा वो डेड स्टेट में हो। अब यहाँ पे अगर हम स्टेट ऑफ द सिस्टम की बात कर रहे हैं, स्टेट किसी भी सिस्टम की स्टेट हम कब डिफाइन करते हैं, जब सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, 2 ही केसेस में, पहला केस जब वो डेड स्टेट में हो या फिर आइसोलेटेड स्टेट में हो। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है और बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, उसको समझ लिया आपने तो आपको सारी की सारी थर्मोडायनेमिक समझ आ जाएगी। अब वो क्वेश्चन क्या है, अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जबकि वो आइसोलेटेड हो या फिर डेड स्टेट में हो। डेड स्टेट में अगर सिस्टम है तो थर्मोडायनेमिक्स हम उसके ऊपर कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हम तब रहे हैं जब सिस्टम एक प्रोसेस में जाता है या सिस्टम इंटरेक्ट करेगा। अब अगर हम स्टेट की डिफाइन कर रहे हैं तो स्टेट कब डिफाइन करते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कब डिफाइन करते हैं, जब सिस्टम और सराउंडिंग का इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो। सिस्टम और सराउंडिंग का इंटरेक्शन कब नहीं होता है, जब सिस्टम आइसोलेटेड हो, यानी कि जब भी हम सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करेंगे तो सिस्टम आइसोलेटेड होगा। समझ आया बात को। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, देयर इज नो प्रोसेस टेक्स प्लेस, और जब कोई प्रोसेस ही नहीं हो रही है तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है हमें। हमारा मेन गोल तो यही है कि सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करे और उसके एक्सट्रैक्शन में हम कुछ भी वर्क या एनर्जी निकाल सकें। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने देखा होगा कि जैसे हम यहाँ पे जब भी ग्राफ बनाते हैं प्रेशर टेम्परेचर का, तो ये कोई एक प्रोसेस लिखते हैं हम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये स्टेट 1 में है, हमारा सिस्टम स्टेट 1 में है और ये स्टेट 2 पे चला गया। ठीक है, ये स्टेट 1 और ये स्टेट 2, इसके बीच में ये सारी की सारी स्टेट्स हैं। तो ये जितनी भी ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये हर एक पॉइंट का हर एक स्टेट को डिफाइन कर रहा है। अब अगर इसमें प्रोसेस हो रही है, कोई प्रोसेस चल रही है, तो अगर प्रोसेस तभी होती है जब सिस्टम और सराउंडिंग इंटरेक्ट कर रहे हो, और स्टेट कब डिफाइन होती है, जब सिस्टम और सराउंडिंग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में
इन दोनों कॉन्ट्रैडिक्शन को कैसे लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे प्रोसेस भी हो रही है, हम स्टेट को भी डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ ये स्टेट 1 पे है, ये स्टेट 2 पे है, इसके बीच में भी कुछ स्टेट्स हैं। जबकि स्टेट को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जबकि कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा हो, जबकि कोई प्रोसेस हो ही नहीं रही हो। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और सोचना, और इसके बारे में मैं हो सके तो पहले खुद से ढूंढना इसका आंसर, और फिर इसका आंसर तो मैं तो बताऊंगा ही आगे। तो ये हमारा डिफाइन हो गया कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है।